आज की कहानी उस महत्वाकांक्षी महिला की है जिसने सत्ता की लालच में अपनी जान गंवा दी, जिसने सत्ता और पावर की भूख में कुछ ऐसे लोगों के गिरेबां पर हाथ डाला जो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी थे, खुद सत्ता पर काबिज थे। ये कहानी देश की राजनीति और सफेद पोशों के काले कारनामों का भांडाफोड़ करेगी। आज की कहानी सन 2011 में राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला देने वाली एक चर्चित हत्याकांड भवरी हत्याकांड पर आधारित है। भवरी देवी का जन्म राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ ब्लॉक के एक गांव में हुआ था। भवरी देवी के माँ बाप दिहाड़ी मजदूर थे। इस कारण भवरी के माँ को एक साथ 3 बेटियों की शादी करनी पड़ी। भवरी देवी भी उनमें से एक थी। उस समय भवरी देवी की उम्र मात्र 12 साल की थी। भवरी देवी के पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारी भवरी के माँ पर आ गई थी। माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक एक करके अपने 3 बेटियों की शादी कर पाए, इसलिए उन्होंने 2 बड़ी बेटियों के साथ भवरी की भी शादी कर दी। भवरी ने अपने घर पर ही रहकर सरकारी स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे अपने पति अमरचंद्र के पास भेज दिया गया। जोधपुर जिले के बुरौंदा गांव भवरी देवी का ससुराल था। भवरी का पति अमरचंद एक ड्राइवर था जिसे शराब पीने की भयंकर लत थी। भवरी देवी के ससुर स्वास्थ्य विभाग में एक कर्मचारी थे। उन्होंने साल 1999 में भवरी को भी स्वास्थ्य विभाग में सहायक नर्स के रूप में नौकरी दिलवा दी। भवरी की पोस्टिंग जैसलमेर में थी और जैसलमेर उसके ससुराल से बहुत दूरी पर था। भवरी ने ये नौकरी जरूर कर ली थी, लेकिन उसकी चाहत तो कुछ और ही थी। वो ऊंचे ख्वाब देखती थी और उन ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसने राजस्थानी फिल्मों और लोकल राजस्थानी गानों में काम करना शुरू कर दिया। वो नर्स की ड्यूटी छोड़कर हीरोइन बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए शूटिंग पर जाने लगी। भवरी देवी जानती थी कि इस तरह वो बार बार अपनी ड्यूटी से गायब रहकर ज्यादा दिनों तक शूटिंग पर नहीं जा सकती और इसीलिए वो अपनी नौकरी को सिक्योर करने के लिए कई जाने माने नेताओं से पहचान बनाने लगी, जिसकी वो एक कीमत भी अदा करती। भवरी देवी के साथ संबंध रखने वाले इन नेताओं में एक बड़ा नाम था तत्कालीन कांग्रेस विधायक मलखान सिंह विश्नोई का। मलखान सिंह उस समय लूनी से विधायक थे। भवरी देवी का बार बार अपनी ड्यूटी से गायब रहना लोगों को रास नहीं आया और किसी ने भवरी के खिलाफ साल 2009 में शिकायत दर्ज करा दी कि भवरी अपने काम से हमेशा गायब रहती है, अस्पताल नहीं आती है। जांच में ये बात सही भी पाई गई। फिर कलेक्टर ने भवरी को निलंबित कर दिया। भवरी मदद के लिए तुरंत विधायक मलखान सिंह के पास पहुंची। भवरी ने इन्हीं बुरे दिनों के लिए तो मलखान सिंह को कीमत चुकाया था। मलखान सिंह भी भवरी की विपत्ति की घड़ी में पीछे नहीं हटे और वो भवरी देवी को लेकर गए राजस्थान के बड़े नेता पारसराम मदेरणा के बेटे महिपाल मदेरणा के पास। राजस्थान में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अशोक गहलोत ने राज्य के मुख्यमंत्री थे और महिपाल कैबिनेट मंत्री थे। उस समय महिपाल के हाथ में जल संसाधन मंत्रालय था। अब जिस हाथों में इतना बड़ा मंत्रालय हो, इतनी बड़ी पावर हो, उसके लिए भवरी का निलंबन रोकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर आगे चलकर भवरी को उन्हें इस एहसान की कीमत चुकानी थी और उसने पूरी भी की। भवरी देवी को उसकी नौकरी वापस मिल गई, साथ में उसका तबादला मन मुताबिक ससुराल के पास अस्पताल में हो गया। इस घटना के बाद से रिश्तों और मर्यादाओं की परवाह किए बिना भवरी देवी और महिपाल मदेरणा एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। इन अवैध संबंधों के बीच भवरी देवी एक बेटे और 2 बेटियों की मां भी थी। बहुत कम समय में ही भवरी देवी ने बहुत ज्यादा संपत्ति कमा ली, कई घर खरीद लिए और कहा जाता है कि उन्होंने कई कारें भी खरीद ली।
ये भी कहा जाता है कि हर साल भंवरी देवी लाखों के गहने खरीदती थी। ये सब घर, कार, कपड़े, लाखों के गहने, ये सब एक नर्स अपनी पगार से तो नहीं खरीद सकती थी। एक नर्स कुछ मामूली पैसे से शानदार लाइफस्टाइल कभी नहीं जी सकती थी। धीरे धीरे भंवरी देवी की इच्छाएं बढ़ने लगी और उसका लालच उसके सर पर नाचने लगा। वो समय के साथ और ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गई। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक खतरनाक राह पर चल पड़ी। उसने शॉर्टकट अपनाया। भोपालगढ़ सीट से आगामी चुनाव लड़ने के लिए महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह विश्नोई से टिकट की मांग करने लगी, पर दोनों नेता द्वारा उसे टिकट की जगह केवल झूठी दिलासा ही दे रहे थे। भंवरी देवी को ये बात चुभ गई। जल्द ही उसका महिपाल मदेरणा और विश्नोई से मुंह भंग हो गया। फिर उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया, ब्लैकमेलिंग का। इस बीच इस खतरनाक खेल में भंवरी देवी के साथ एक और बड़ा खिलाड़ी शामिल हो चुका था, और वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मलखान सिंह विश्नोई की बहन इंदिरा विश्नोई थी। इंदिरा विश्नोई बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर थी। इंदिरा अच्छे से जानती थी कि उसके भाई और भंवरी के बीच किस तरह का संबंध है, पर इंदिरा को भाई और भंवरी के संबंधों से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि इंदिरा तो भंवरी को भाभी कहकर पुकारती थी। अब यूं भंवरी देवी को भाभी कहकर पुकारना और उससे जुड़ना इंदिरा के अपने लाभ और अपने स्वार्थ को जाहिर करता है। साफ और सरल शब्दों में कहा जाए तो इंदिरा विश्नोई अपने भाई मलखान सिंह को मंत्री बनते देखना चाहती थी, और ये तभी संभव हो पाता जब महिपाल मंत्री पद त्याग देते। पर महिपाल मदेरणा कभी ये सपने में भी नहीं करते, और इसी अरमान को पूरा करने के लिए इंदिरा ने भंवरी को अपना मोहरा बनाया। वो भंवरी को महिपाल के खिलाफ भड़काने लगी। उसने भंवरी से कुछ ऐसा करने को कहा जो देश की राजनीति में भूचाल ला देता। इंदिरा विश्नोई के कहने पर ही भंवरी ने चोरी से अपने साथ महिपाल मदेरणा की कुछ निजी पलों की 52 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जिसे उसने एक सीडी में सुरक्षित रख लिया। अब इंदिरा चाहती थी कि भंवरी वो सीडी उसके हाथों में दे दे, पर भंवरी ने ऐसा नहीं किया। भंवरी देवी इतने दिनों से राजनीति के दांव पेच से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। वो जान चुकी थी कि इंदिरा, मलखान और महिपाल मदेरणा जैसे लोगों के लिए वो एक मोहरा भर है। काम खत्म होने के बाद वो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। वो उस 52 मिनट की सीडी की कीमत अच्छी तरह से जान चुकी थी, जिसके बाद भंवरी ने महिपाल मदेरणा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सीडी के बदले लाखों रुपए की मांग करने लगी। भंवरी कभी भी नहीं चाहती थी कि वो सीडी कभी बाहर आए। अगर सीडी बाहर आ जाती तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। यानी जब तक सीडी छुपी हुई थी तब तक वो अपने सारी मांगे पूरी करा सकती थी। इतना ही नहीं, भंवरी ने इंदिरा विश्नोई के प्लान के उलट उसके भाई मलखान सिंह विश्नोई को भी इस प्लान में घसीट लिया। उसने दावा किया कि उसके पास मलखान सिंह की भी सीडी है। हालांकि उसके पास मलखान सिंह की कोई भी वीडियो सीडी नहीं थी। भंवरी ने तो ये सब सिर्फ मलखान सिंह पर दबाव बनाने के लिए किया था, बल्कि मलखान सिंह भंवरी के इस दावे से डर गया, क्योंकि मलखान सिंह का भंवरी देवी के साथ लंबे समय तक अवैध संबंध था। भंवरी ने भी ये दावा किया कि उसकी सबसे छोटी बेटी का बाप उसका पति नहीं बल्कि मलखान सिंह है। इस बात को सही साबित करने के लिए भंवरी देवी डीएनए टेस्ट के लिए भी तैयार हो गई। उसने मलखान सिंह को धमकी देते हुए कहा कि वो इस नाजायज बेटी वाली बात को एक सभा में सार्वजनिक कर देगी अगर मलखान सिंह एक पिता का कर्तव्य निभाते हुए उसकी छोटी बेटी को 20 किलो सोने का गहना और उसके शादी के लिए 50 लाख रुपए देते हैं तो वो हमेशा के लिए मुंह बंद कर लेगी। मंत्री महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह को अपना राजनीतिक करियर बचाना था और इसीलिए उन्होंने तुरंत भंवरी देवी से किनारा कर लिया। भंवरी देवी से बातचीत बंद कर दी और फोन उठाना भी बंद कर दिया।
अब अपने दावों और धमकियों को बेअसर होता देख भंवरी देवी बौखला गई थी और वो गुस्से में महिपाल की जयपुर आवास पर पहुंच गई। जबरदस्ती घर में घुसकर हंगामा करने लगी। भंवरी के इस हंगामे के जवाब में उसके साथ मारपीट की गई और महिपाल मदेरना के आवास से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। इस घटना के बाद भंवरी देवी एक चोट खाई शेरनी बन गई थी, जो जुलाई 2011 में वो सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंच गई, जहां उसने बताया कि उसके पास विधायक मलखान सिंह और मंत्री महिपाल मदेरना की एक ऐसी वीडियो सीडी है जो राजस्थान सरकार को 3 दिनों में गिरा सकती है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार भंवरी ने बड़ी होशियारी से वीडियो सीडी से कुछ अतरंग पलों के कुछ हिस्सों के फोटो लोकल न्यूज़पेपर में लीक करा दिए। उसने डायरेक्टली किसी नेता या मंत्री का नाम तो नहीं लिया था, पर इतना पर्याप्त सुराग जरूर दे दिया था कि ये तस्वीरें मंत्री महिपाल की हैं। अगले दिन मीडिया में ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई। राजस्थान कांग्रेस सरकार की सत्ता डगमगाने लगी थी। भंवरी देवी ने ये जो तूफान लाया था, उस तूफान में महिपाल और मलखान सिंह को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया था। भंवरी से दूरी बना चुके दोनों नेताओं ने एक बार फिर से भंवरी से संपर्क किया। तीनों के बीच डील हुई। डील थी कि भंवरी उन्हें सीडी सौंप देगी और सीडी के बदले वो उन्हें 50 लाख रुपए दे देंगे। महिपाल ने इन 50 लाख रुपयों में से 2.5 लाख रुपए भंवरी को एडवांस में भी दे दिए थे। महिपाल मदेरना ने भंवरी से ये वादा किया कि 2011 के सितंबर महीने में बाकी बचा हुआ अमाउंट भी वापस दे देंगे। इस डील से भंवरी देवी संतुष्ट थी। एक बार फिर से तीनों के बीच कोई कड़वाहट, कोई नाराजगी नहीं थी। भंवरी देवी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसने सीधे सांप के मुंह में हाथ डाल दिया है। उसके इस एक्शन का क्या रिएक्शन होने वाला है, उसका तो भंवरी को अंदाजा भी नहीं था। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि जोधपुर के सर्किट हाउस में एक अलग से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। उस समय भंवरी देवी के पास मारुति स्विफ्ट कार थी, जिसने उसे 2011 के अगस्त महीने में अपने एक निजी करीबी दोस्त सोहन लाल को 4.5 लाख रुपयों में बेच दिया था। सोहन लाल ने भंवरी देवी को 50,000 रुपए एडवांस में दे दिए थे। सोहन लाल पेशे से एक ठेकेदार था और वो विधायक मलखान सिंह की बुआ का लड़का था, और तो और मंत्री महिपाल मदेरना से भी काफी करीब था। साल 2011 के सितंबर महीने की 1 तारीख को सोहन लाल ने भंवरी देवी को फोन करके बताया कि वो मारुति कार की सभी पेमेंट देना चाहता है। साथ ही उसने भंवरी से कहा कि 1 सितंबर को ही उसे महिपाल के एक आदमी राजू द्वारा उसको सीडी की बकाया राशि भी मिल जाएगी, पर उससे पहले राजू भाई वो सीडी देखेंगे। अगर सीडी सही निकली तब वो उसे बकाया राशि देंगे। सोहन लाल ने उसे राजू भाई से मिलने के लिए बिलाड़ा बुलाया। 1 सितंबर 2011 की दोपहर 1 बजे भंवरी देवी सीडी के साथ अपने घर से बिलाड़ा के लिए निकल गई। बिलाड़ा में उसे सोहन लाल विश्नोई मिला। सोहन लाल ने भंवरी को महिंद्रा बोलेरो में अपने साथ बिठा लिया। उसने भंवरी को बोलेरो में बैठे एक शख्स से मिलाया, जिसका नाम था राजू भाई। भंवरी देवी को वो सीडी राजू भाई को देनी थी, जिसके बदले वो सीडी की बकाया राशि भंवरी को दे देता। पर भंवरी देवी, जो लाखों रुपयों के सपने लेकर सोहन लाल और राजू भाई के साथ बिलाड़ा आई थी, वो महज महिपाल मदेरना और मलखान सिंह के स्क्रिप्ट का हिस्सा मात्र था। सोहन लाल का कार के बचे पैसे देने के लिए बिलाड़ा बुलाना और महिपाल मदेरना का भी सीडी के बदले 50 लाख का बकाया रुपए देना, ये सब स्क्रिप्टेड था। भंवरी देवी महिपाल मदेरना और मलखान सिंह के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी, जो आगे चल के उनके राजनीतिक करियर का बंटा धार कर देती। इसलिए भंवरी देवी को अपने चाल में फंसाने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी गई। उस स्क्रिप्ट के हिसाब से उसके सामने पहले चारा फेंका गया और फिर लाखों का सपना दिखाकर उसे जाल में फंसा लिया गया। भंवरी देवी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस शख्स को वो राजू भाई समझ रही थी,
महिपाल मदेरणा का अमीर दोस्त समझ रही थी, वो कोई अमीर दोस्त नहीं बल्कि राजस्थान का मशहूर अपराधी था और उसका असली नाम था शहाबुद्दीन, जिसे भंवरी देवी से किसी भी कीमत पर वो सीडी निकलवाने का काम दिया गया था। उस बोलेरो गाड़ी में एक सीडी प्लेयर था। सड़क पर तेज गति से दौड़ती उस बोलेरो गाड़ी में महिपाल की वो 52 मिनट की सीडी चलाई गई। राजू भाई यानी शहाबुद्दीन ने चलती गाड़ी में ही वो 52 मिनट की सीडी पूरी देख डाली। वो सीडी और महिपाल मदेरणा के अतरंग पलों की कहानी बयां कर रही थी। उस बोलेरो गाड़ी के पीछे एक मारुति स्विफ्ट गाड़ी भी चल रही थी, जिसमें राजू भाई का एक भरोसेमंद साथी बलदेव बैठा हुआ था। सोहन लाल और शहाबुद्दीन बोलेरो गाड़ी में घंटों इधर उधर घूमते रहे। ऐसा करते करते शाम हो गई। भंवरी अब घबराने लगी। वो राजू भाई से अपने पैसे लेकर घर जाने की जिद करने लगी। सोहनलाल और राजू भाई की मंशा तो लेकिन कुछ और ही थी। उन्होंने गाड़ी को भंवरी के रास्ते पर ना ले जाकर किसी अनजान रास्ते की ओर मोड़ दिया, जिससे भंवरी को ये शक हो गया कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और वो गाड़ी में मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है। गाड़ी से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगती है। ये सब देखकर शहाबुद्दीन और उसका साथी बलदेव शिफ्ट से निकलकर बोलेरो में चला गया। अब तीनों मिलकर भंवरी देवी को जबरदस्ती चुप कराने लगे। शहाबुद्दीन, बलदेव और सोहनलाल ने मिलकर भंवरी देवी को जबरदस्ती सीट के नीचे दबा दिया और तो और भंवरी देवी ऊपर ना आ पाए, मदद के लिए चीख चिल्ला ना पाए, इसलिए उसे पैरों के नीचे दबाए रखा। इससे भंवरी देवी का दम घुटने लगा। थोड़ी देर दूर चलने पर ही दम घुटने से भंवरी देवी की मौत हो गई। भंवरी देवी को मरे देख तीनों की हालत खराब हो गई। उन तीनों को भंवरी देवी को मारने का ऑर्डर नहीं मिला था, बल्कि उन्हें तो भंवरी देवी को किसी व्यक्ति को जिंदा सौंपने का ऑर्डर मिला था। मगर जो होना था वो हो चुका था। वो किसी भी तरीके से भंवरी को ठिकाने लगाना था। यहाँ से एंट्री होती है एक नए किरदार की, जो इस खेल के बहुत पहले से ही शामिल था। इनमें से ही एक किरदार था सहीराम। इसी शख्स ने महिपाल और मलखान सिंह के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। मंत्री महिपाल मदेरणा ने सहीराम को भंवरी देवी से सीडी निकलवाने का काम दिया था। अमर उजाला की रिपोर्ट्स के अनुसार तो सहीराम ही इस कहानी का मुख्य किरदार था और उसने उमेश राम नाम के एक शख्स से सहीराम ने इस काम में सहयोग लिया था। ये दोनों किरदार शहाबुद्दीन यानी राजू भाई और सोहनलाल को गाइड कर रहे थे कि कब क्या करना है, कैसे करना है। सीडी की खबरें आने के बाद से 23 से 26 जुलाई के बीच महिपाल मदेरणा और सहीराम के बीच करीबन 21 बार फोन पर बातचीत हुई, जबकि सोहनलाल और महिपाल मदेरणा के बीच 31 बार बातचीत हुई। भंवरी के मौत के बाद शहाबुद्दीन और सोहनलाल ने सहीराम से संपर्क किया। फिर सहीराम ने उन्हें भंवरी की लाश के साथ जलौड़ा जाने के लिए कहा, जहां सोहनलाल, शहाबुद्दीन और उनका दोस्त बलदेव भंवरी की लाश लेकर पहुंच गए। यहाँ उन्हें विश्नाराम से मिलना था और भंवरी को जिंदा उसके हवाले करना था, पर भंवरी तो मर चुकी थी। विश्नाराम ने भंवरी की लाश देखकर उसे लेने से मना कर दिया। जब विश्नाराम से लाश लेने से मना कर दिया, तब उसके पास किसी बड़े आदमी का फोन आया, जिसने उससे कहा कि अगर वो लाश को सफलतापूर्वक ठिकाने लगा देगा तो वो उसे मुंह मांगी कीमत भी दी जाएगी और उस एसएसपी का तबादला भी कर दिया जाएगा जो उसे और उसके गिरोह को परेशान कर रहा है। उस समय विश्नाराम पर अपहरण, चोरी, रंगदारी और अन्य कई आरोप के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। विश्नाराम मान गया। उसने रात 9 बजे के करीब सोहनलाल और शहाबुद्दीन से भंवरी की लाश ले ली और फिर अपने 3 साथियों कैलाश, अशोक और ओम प्रकाश के साथ भंवरी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए सुनसान जगह पर चला गया। उस समय विश्नाराम और उसके साथी स्कॉर्पियो गाड़ी में थे। उन्होंने जलौड़ा के एक सुनसान इलाके में अपनी गाड़ी रोक दी। इसके बाद उन्होंने एक गहरे गड्ढे में भंवरी की लाश रखकर जला दी। जब लाश पूरी तरह जल गई तब उन्होंने सावधानी से लाश के बचे अवशेषों को पास के एक नहर में फेंक दिया। 1 सितंबर
2011 के बाद से किसी ने भी भंवरी देवी को नहीं देखा। भंवरी देवी के गायब होने के करीब 12 दिन बाद यानी 13 सितंबर 2011 को अमरचंद अपने नजदीकी पुलिस थाने में अपनी पत्नी के गायब होने के बारे में रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी 1 सितंबर से ही गायब है और उसे शक है कि उसकी पत्नी के गायब कराने के पीछे जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा और विधायक मलखान सिंह बिश्नोई का ही हाथ है। अमरचंद ने पुलिस को ये भी बताया कि मंत्री महिपाल मदेरणा हमेशा उसकी बीवी के पास फोन करते रहते थे। उसने मंत्री महिपाल मदेरणा को इस तरह भंवरी देवी के पास फोन करने से मना भी किया था, पर वो नहीं माने और आगे भी भंवरी को लगातार फोन करते रहे। ये खबर मीडिया तक पहुंची और मीडिया ने इस खबर को हाथों हाथ ले लिया। राजस्थान की सियासत गरमाने लगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुकी थी। बात इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि इससे पहले भी भंवरी का नाम महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह के साथ आ चुका था। सबको यही लगा कि भंवरी देवी जिस सीडी को लीक करने का दावा कर रही थी, उस सीडी मामले को दबाने के लिए भंवरी को गायब करा दिया गया है। राजस्थान के लोगों और विरोधी पार्टियों का राजस्थान सरकार पर इस हमले की निष्पक्ष जांच कराने का भारी दबाव पड़ने लगा क्योंकि मामला कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं का था। आखिरकार 15 सितंबर 2011 को राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच राजस्थान पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दी। 23 सितंबर को राजस्थान की एक अदालत में महिपाल मदेरणा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया। 16 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिपाल मदेरणा को मंत्री पद से हटा दिया और फिर महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह को कांग्रेस पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। 22 अक्टूबर 2011 को सीबीआई को एक बड़ी सफलता मिली। शहाबुद्दीन यानी राजू भाई ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद वो भंवरी देवी मामले की गांठें एक एक करके खुलने लग गई। सीबीआई ये जान चुकी थी कि भंवरी देवी की किसी बड़ी साजिश के तहत हत्या कर दी गई है, पर वो भंवरी की हत्या को तभी साबित कर पाती जब भंवरी देवी की लाश मिल पाती। 3 नवंबर 2011 को पहले सबूत के तौर पर भंवरी देवी और इंदिरा बिश्नोई के बीच फोन कॉल की 4 मिनट की एक रिकॉर्डिंग मिल गई। इस रिकॉर्डिंग में भंवरी देवी और इंदिरा बिश्नोई के बीच सीडी के सौदे की बातचीत चल रही थी। इसके बाद वो वीडियो सीडी भी मीडिया चैनलों और अखबारों के पास पहुंच गई, जिसमें मंत्री महिपाल मदेरणा भंवरी देवी के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। इस सीडी ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। भंवरी देवी जानती थी कि उसके खिलाफ साजिश रची जा सकती है, इसलिए उसने सीडी की कई प्रतियां बना ली थी, कई कॉपीज बना ली थी, ताकि उसे कुछ भी हो जाए तो महिपाल मदेरणा बच ना सके। इन्हीं में से एक सीडी को उसने अजमेर के एक बैंक लॉकर में छुपा कर रखा था। बाद में सीबीआई ने उस लॉकर से वो सीडी जब्त कर ली। भंवरी देवी अपहरण का सूत्रधार सहीराम और उसका सहयोगी सीबीआई के पकड़ में आ गया। सीबीआई के पूछताछ में मंत्री महिपाल मदेरणा ने भंवरी के साथ अपने संबंधों की बात भी मान ली थी। 2 दिसंबर 2011 को सीबीआई ने अपने प्रारंभिक चार्जशीट दायर कर दी और 2 दिसंबर की रात को ही सीबीआई ने मंत्री महिपाल मदेरणा को गिरफ्तार भी कर लिया था। महिपाल मदेरणा की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी हुई और यह गिरफ्तारी भंवरी के किसी अपने की हुई थी। सीबीआई ने 8 दिसंबर 2011 को भंवरी के पति अमरचंद को भी गिरफ्तार कर लिया था। जी हाँ, सीबीआई के अनुसार अमरचंद भी भंवरी के अपहरण और हत्या की साजिश में शामिल था और यही उसकी गिरफ्तारी की वजह बनी। परायों ने तो उसे धोखा दिया ही था, लेकिन साथ में उसके अपने ने भी उसके पीठ पर छुरा घोंप दिया था। सीबीआई ने कहा, जब 1 सितंबर को भंवरी सोहनलाल से सीडी का सौदा करने के लिए जा रही थी, तब अमरचंद ये जानता था कि भंवरी के साथ आगे क्या होने वाला है। अमरचंद ने दिमाग लगाया कि अगर भंवरी को कुछ भी होगा तो भंवरी को मिलने वाले पैसे उसे मिल जाएंगे, इसलिए वो भंवरी के दुश्मनों से जा मिला। पर भंवरी के बाद उसे किसी ने भी 1 रुपया भी नहीं दिया। 19 दिसंबर 2011 को मलखान सिंह भी गिरफ्तार हो गए।
इस मामले में मलखान सिंह के परिवार के कुछ सदस्य भी थे। बाद में वो भी पकड़े गए। जल्द ही भवरी की लाश को ठिकाने लगाने वाला विनाश राम भी और उसका साथी उमेश राम भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बाद में कैलाश भी पकड़ में आ गया और कैलाश का साथी अशोक ने भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सब ने सीबीआई के सामने अपने गुनाह कबूल कर लिए थे। बाद में विनाश राम, कैलाश, अशोक सीबीआई को उस जगह ले गए जहां उन्होंने भवरी को ठिकाने लगाया था। उन्होंने पुलिस टीम को वो जगह भी दिखाई जिसमें उन्होंने भवरी को जलाया था और फिर वो नहर भी दिखाई जिसमें लाश के अवशेषों को फेंका था। इसके बाद सीबीआई ने तुरंत उस नहर की खोजबीन शुरू कर दी, जिसके बाद 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सीबीआई को आखिरकार अहम सबूत भी मिले। नहर से सीबीआई को भवरी देवी के दांत, खोपड़ी के कुछ हिस्से, उसके पांव के बिछुए, कान के झुमके, गले का लॉकेट और वॉच भी बरामद मिला। घड़ी वाटरप्रूफ होने के नाते उस समय भी चल रही थी। सीबीआई को एक बोरी, एक चाकू, 2 कट्टे और एक बैट भी नहर से बरामद हुआ। उस बैट का इस्तेमाल देवी के दांत और खोपड़ी तोड़ने के लिए किया गया था। भवरी देवी के बेटे से नहर में मिलने वाली सभी सामानों की जांच की गई और पहचान कराई गई। बेटे ने सीबीआई को बताया कि वो सभी सामान उसके मां के ही हैं। इस तरह सीबीआई ने बिना किसी के दबाव में आए 100 दिनों में ही इस मामले को सुलझा दिया था। ये सीबीआई का बेहतरीन काम था। आगे चलकर सीबीआई ने भवरी के बेटे और बेटी के खून के साथ नहर में मिली हड्डियां और दांत को भी जांच के लिए एफबीआई भेज दिया था, ताकि डीएनए मिलाकर ये पता लगाया जा सके कि क्या ये अवशेष भवरी देवी के ही हैं। एफबीआई ने अपने जांच में ये पक्का भी कर लिया कि नहर में मिली हड्डियां और दांत 36 वर्षीय महिला के ही हैं। अब उससे ये कंफर्म हो गया कि भवरी देवी मर चुकी है, जबकि एफबीआई जांच से पहले एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया था कि नहर में मिली हड्डियां जानवरों की हैं। अब भवरी देवी से जुड़ी सारी बातें साफ हो चुकी थी। इन सारे खुलासों, गिरफ्तारियों और सबूतों के मिलने के बाद से सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट भी दाखिल कर दी और इस चार्जशीट में अन्य आरोपियों के साथ महिपाल मदेरना और मलखान सिंह पर हत्या, अपहरण, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया। वहीं भवरी के पति अमरचंद पर आपराधिक साजिश रचने, सबूत नष्ट करने और अपहरण करने का आरोप लगाया गया। सबसे आखिरी में इंदिरा बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। इंदिरा को सीबीआई ने साल 2017 में पकड़ा। वो 6 साल से फरार चल रही थी। इंदिरा बिश्नोई पर भी भवरी के अपहरण और हत्या की साजिश का आरोप था। फिलहाल ये मामला कोर्ट में अटका हुआ है। नहर से मिली भवरी देवी की हड्डियों की जांच जिस एफबीआई के डीएनए विशेषज्ञ ने की थी, सीबीआई उन्हें 2021 तक कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। इसलिए ये मामला कोर्ट में लंबे समय तक अटका रहा और उस डीएनए विशेषज्ञ की गवाही के बिना सीबीआई का केस कमजोर हो गया था। सीबीआई ने कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीएनए विशेषज्ञ की गवाही लेने के लिए अनुरोध किया था, पर कोर्ट ने सीबीआई को उस डीएनए विशेषज्ञ का कोर्ट में हाजिर होने को अनिवार्य बताकर सीबीआई के अनुरोध को ठुकरा दिया था। आखिरी तक सीबीआई के डीएनए विशेषज्ञ को कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। अब उस एफबीआई के डीएनए विशेषज्ञ की गवाही के बिना ही ये मामला आगे बढ़ेगा, जो सीबीआई के पक्ष को कमजोर कर सकता है। भवरी देवी मामले को कुल 17 आरोपी बनाए गए थे और साल 2022 तक सभी 17 आरोपियों को जमानत दे दी गई थी। भवरी देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी महिपाल मदेरना का 69 वर्ष की आयु में 17 अक्टूबर 2021 को जोधपुर स्थित उनके आवास पर कैंसर से मृत्यु हो गई। तो आज की कहानी बस यहीं पर। अगले वीडियो में एक और अच्छी सच्ची घटना को लेकर हम आपके सामने आएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।